स्वागत है इस गहन चर्चा में। नमस्ते। आज हमारे सामने कुछ लेख और शोध हैं जो भारत में समलैंगिकता के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर रोशनी डालते हैं। जी। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस लंबे और कहना चाहिए जटिल सफर को समझने की कोशिश करते हैं। सुना है प्राचीन भारत में इसे लेकर नजरिया काफी अलग था। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। अगर स्रोतों को देखें तो ऋग्वेद में एक सूत्र है, विकृति एवं प्रकृति। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो अप्राकृतिक सा लगे वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। फिर आप देखिए 12वीं शताब्दी की खजुराहो की मूर्तियां। हाँ, उनका जिक्र तो आता है। उनमें समलैंगिक चित्रण मिलते हैं और कामसूत्र में स्वरिणी यानी समलैंगिक स्त्रियों का जिक्र है जो साथ रहती थीं, विवाह भी करती थी। अच्छा। यहाँ तक कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक लड़के के प्रति अपने आकर्षण का जिक्र मतलब बिना किसी झिझक के किया है। यानी एक समय ऐसा था जब इसे जीवन की विविधता का हिस्सा माना जाता था एक तरह से। बिल्कुल। तो फिर ये सोच बदली कैसे? वो कौन सा मोड़ था जब इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया? वो निर्णायक मोड़ ब्रिटिश राज के दौरान आया 1861 में। 1861? हाँ, धारा 377 लागू की गई। इस कानून ने प्रकृति के विरुद्ध माने जाने वाले किसी भी यौन कृत्य को अपराध बना दिया। लेकिन इसके पीछे सोच क्या थी? देखिए, इसके पीछे औपनिवेशिक सोच और उस समय की चर्च की विचारधारा थी। अच्छा। जो यौन संबंधों को केवल संतान पैदा करने से जोड़कर देखती थी। और इस एक कानून ने दशकों तक मतलब सदियों तक LGBTQ समुदाय को अदृश्य होने, डर और शर्म में जीने को मजबूर कर दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन क्या समाज ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया? यकीनन विरोध या अलग स्वर भी उभरे होंगे। हाँ बिल्कुल, समय समय पर आवाजें उठी। जैसे 1977 में गणतज्ञ शकुंतला देवी की किताब आई, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। हाँ, सुना है मैंने इस किताब के बारे में। इसे इस विषय पर भारत में पहला गंभीर अध्ययन माना जाता है। उन्होंने सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकृति की बात की। पूर्ण स्वीकृति? जी। फिर 1994 में हिजरा समुदाय को तीसरे लिंग के तौर पर वोटिंग का अधिकार मिलना भी एक आप कह सकते हैं अहम पड़ाव था। और कानूनी मोर्चे पर क्या चल रहा था? ये लड़ाई अदालत तक कैसे पहुंची? कानूनी लड़ाई काफी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही। 2001 में नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में धारा 377 को चुनौती दी। 2001 में? जी। कई सालों बाद 2009 में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सहमति से वयस्कों के बीच बने समलैंगिक संबंध बनाने पर धारा 377 लागू करना असंवैधानिक है। अच्छा। क्योंकि ये समानता, भेदभाव से सुरक्षा और जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी उस समय। हाँ थी तो। ये एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। ओहो, पलट दिया? क्यों? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि LGBTQ समुदाय आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है और कानून बदलना या बनाना संसद का काम है, अदालत का नहीं। ये फैसला समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था वाकई। तो क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं या कानूनी रास्ते अब भी खुले थे? नहीं, रास्ते बंद नहीं हुए थे। 2013 के फैसले के बाद भी महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम हुए। 2014 में वो नालसा बनाम भारत संघ वाला मामला। हाँ, नालसा जजमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों को सुरक्षित किया। और फिर 2017 में निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक पुट्टस्वामी फैसला, राइट टू प्राइवेसी। जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति का यौन रुझान उसकी निजता का अभिन्न हिस्सा है। इस फैसले ने एक तरह से 2013 के सुप्रीम कोर्ट के तर्क के आधार को काफी हद तक कमजोर कर दिया। अच्छा, तो इन फैसलों ने आगे का रास्ता तैयार किया? बिल्कुल। इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2018 वाला? हाँ, जिसने धारा 377 के उस प्रावधान को खत्म कर दिया जो सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। मतलब दो वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं रहे। ये वाकई एक ऐतिहासिक दिन था। इस बड़े फैसले के बाद क्या बदलाव आए? क्या और भी कदम उठाए गए? हाँ, इसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम आया। अच्छा। जिसका मकसद शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव खत्म करना था।
हालांकि कुछ क्वियर एक्टिविस्ट समूहों ने इसके कुछ प्रावधानों पर चिंताएं भी जाहिर की। फिर 2020 में सरकारी अस्पतालों में लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी मुफ्त करने के नियम भी बने। और सबसे ताजा घटनाक्रम वो समलैंगिक विवाह का मामला है ना? उसमें क्या हुआ? सही कहा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जो समलैंगिक जोड़ों को दिए जा सकने वाले सामाजिक और कानूनी लाभों पर विचार करेगी। तो अगर हम देखें प्राचीन स्वीकृति से लेकर औपनिवेशिक अपराधीकरण, फिर दशकों की कानूनी लड़ाई और हाल की जीत, और फिर विवाह समानता पर मिली कह सकते हैं निराशा, ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बिल्कुल करो। धारा 377 का हटना निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। इसमें कोई शक नहीं, वो एक बड़ी जीत थी जिसने दशकों पुराने अन्याय को खत्म किया। लेकिन जैसा कि 2023 के फैसले से साफ है, विवाह जैसे नागरिक अधिकारों की लड़ाई अभी जारी है और अब गेंद काफी हद तक संसद के पाले में है। हाँ। ये हमें इस सवाल पर लाता है कि कानूनी बदलाव और सामाजिक स्वीकृति के बीच का फासला कैसे भरा जाए। और शायद यही हमारे लिए सोचने वाली बात है ना। कानून बदल गए हैं, अदालतें अपना रुख साफ कर चुकी हैं, पर क्या समाज के तौर पर हम उस गति से बदले हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हम हर व्यक्ति की पहचान और पसंद को बिना किसी पैमाने पर कसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? शायद असल बदलाव वहीं से शुरू होगा। सही कहा। स्वीकृति सिर्फ कानून में नहीं, दिलों में भी होनी चाहिए।